हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जो बताया था उसके आगे अब हम बताने जा रहे हैं। कल मैंने बताया था अगर कोई लड़की अपनी एक प्यूबिक एज में पहुंचती है या कोई लेडी अपने प्यूबिक एज में पहुंचती है, ऑन अराउंड 12 से 14 साल के बीच की ये एज एक निर्धारित कर दी गई है यानी कि ये मान ली गई है। अब 12 से 14 साल के बीच में अगर ये बच्ची अगर ये अपनी एज पे पहुंचती है तो इसको प्यूबिक एज माना गया है। जैसे ये बच्ची अपनी प्यूबिक एज में पहुंचती है ये बात ब्रेन को पता चलती है, और ब्रेन हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, यानी हार्मोनल सिस्टम से लेके एंडोक्राइनल सिस्टम और जो भी सिस्टम रहे हो वो सारे सिस्टम हमारे बॉडी देख रही होती है, सॉरी ब्रेन हमारा देख रहा होता है। अब चूंकि लड़की अपनी प्यूबिक एज में पहुंचती है ये बात कैसे हाइपोथैलेमस को पता चलते ही ये बात पता चल जाती है फिर आपके एंटीरियर पोर्शन के, एंटीरियर पिट्यूटरी के पोर्शन को। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बोलता है, मैंने कल बताया था आपको हार्मोन के बारे में, यानी कि जो GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये GnRH के RH तक ये बात पहुंचती है। और GnRH आपका GnRH जो हार्मोन है, GnRH जो हार्मोन है ये LH और FSH के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमने कल आपको बता दिया था। उसके बाद हमने बताया था किस तरह से ये पूरा ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेस या जो भी चीज़ें ओवरी के अंदर होती हैं वो हमने आपको बहुत तफसील से बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको रिकॉल कराएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने बताया था सबसे उगोनिया, उगोनिया में हमने आपको बता दिया था कि एक आपका प्राइमरी मदर सेल भी कहते हैं इसको, प्राइमरी मदर सेल के बाद यही फिर कन्वर्ट होके इसके अंदर बेसिकली क्या होता है हमने आपको बताया था कल के डेंटिंग पेंटिंग वाली काम, यानी कि जो भी ये फिक्सअप रहते हैं, ये फिक्स रहते हैं बॉडी के अंदर लड़की के अंदर, लेकिन स्पर्म का काउंट ऐसा फिक्स नहीं होता पहले से ही, यानी बाय बर्थ ऐसा स्पर्म के केस में नहीं होता। उसके बाद हमने आपको बताया था ऊगोनिया या एग मदर सेल, ऊगोनिया, इसको ऊगोनिया बोलते हैं या एग मदर सेल, ऊगोनिया या फिर एग मदर सेल आपका कन्वर्ट होके बनेगा प्राइमोडियल फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल हमने बता दिया था आपको कल की, यानी प्रीवियस क्लास में। वह थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा और इसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स की परत चढ़ जाएगी। ग्रैनुलोसा सेल्स कौन से सेल्स होते हैं हमने आपको बता दिया था कि ये वही सेल है जो प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर आके मिक्सअप हो जाते हैं या लग जाते हैं। उसके बाद हमने बताया था यही प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में, और फिर सेकेंडरी फॉलिकल हमने बताया था इस तरह से हमने आपको ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल फिर हमने बताया था आपको टर्शरी फॉलिकल में। लेकिन हमने यहाँ पे एक बात बताई थी कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो होता है प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte होता है ये प्राइमरी फॉलिकल, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल फिर जो है कन्वर्ट होके क्या बना सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी हमने बताया था आपको प्राइमरी oocyte, और ये प्राइमरी oocyte अब ये सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ये फॉलिकल तब्दील हो गया टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल विल कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर भी सेकेंडरी oocyte होगा, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल या फिर मेच्योर टर्शरी फॉलिकल। अब इसके बाद हमने बताया था मेच्योर टर्शरी फॉलिकल के बाद या ग्राफियन फॉलिकल के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल हो जाएगा आपका रैप्चर। ये हमने बताया था आपको 14वें दिन होगा। अब कहानी यहाँ से फिर से शुरू होती है, ये वाला यही चीज़ ये वाला पोर्शन हमने आपको बता दिया, ये होगा रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल। रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल का मतलब वो ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर से आपका ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया हो। इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर वाली बॉडी है ये क्या है, ये आपका है सेकेंडरी oocyte। तो इसमें पिछले लेक्चर में ये तो बहुत अच्छे से हमने क्लियर करके बता ही दिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैंने कल आपको ये बताया था कि अगर स्पर्म नहीं आएगा तो क्या होगा, अगर स्पर्म आएगा तो क्या होगा। तो कहानी कल ख़त्म हो गई थी, अगर स्पर्म नहीं आएगा तो क्या होगा।
देखिए मैंने आपको कल वाली क्लास में या प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया था, यहाँ से ओवुलेशन हो गया, फिम्बरी ने क्या किया, कलेक्शन का काम कर लिया, और ये यहाँ पे आके आपका ओवा या सेकेंडरी oocyte रह गया। अब सेकेंडरी oocyte यहाँ पे क्या करेगा, ये वेट करेगा। वेट किसका करेगा, स्पर्म का। स्पर्म का वेट क्यों करेगा ये आपको पता ही है, क्योंकि अगर बॉडी को तो पता नहीं होती ना स्पर्म इस बार आएगा या नहीं आएगा, या अगली बार की तरह हर बार की तरह ऐसा ही होगा कि ये डिजनरेट हो जाएगा। डिजनरेट हो जाएगा तो हमने बताया था आपको कि ब्लड लॉस हो जाएगा। ब्लड लॉस हो जाएगा इसका मतलब ये जो लाइनिंग अल्लाह ताला ने यानी ऊपर वाले ने प्रिपेयर करी है आपके लिए, यानी कि बच्चे के लिए, जो यहाँ पर इंसर्ट होगा, कहाँ पर होगा, इसकी बच्चेदानी में। बच्चेदानी का मतलब हमने बताया था आपको यूट्रस। यूट्रस को ही बच्चेदानी कहते हैं, या वर्म भी कहते हैं, या फिर गर्भाशय। यहाँ तक आपकी बात क्लियर होने के बाद में ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब ये ओवुलेशन होके या फिर सेकेंडरी oocyte आपका इस जंक्शन में आ गया, इस जंक्शन को बोलते हैं एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन। एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन पे जैसे ही आ जाता है फिर ये इंतज़ार करता है और स्पर्म इसको हिट करने की कोशिश करता है, अगर स्पर्म वहाँ पर मौजूद है। अब इसके बाद हमने ये बता दिया अगर स्पर्म नहीं है तो क्या होगा, हमने ये बताया था ये क्रश हो जाएगा या डिजनरेट हो जाएगा। डिजनरेट होने के साथ साथ ये यहाँ पर आके ये पूरी वॉल टूट जाएगी और सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू, ब्लड के साथ साथ, और उसके अंदर भी हमने बताया था 30 से 40 ml के ब्लड के साथ ये बाहर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल का काम क्या है। रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल ये देखिए ये क्या है कि ये अलग हो गया और इसमें से निकलने वाला सेकेंडरी oocyte अलग हो गया। ये तकरीबन 14 डे, 4th डे, 14 दिन का पूरा ये काम है। यानी कि 14 दिन में हुआ क्या, 14th डे पे तो ये होगा, लेकिन पिछले 13 दिन तक क्या हुआ है वो ये सारी चीज़ें हुई हैं। प्राइमरी यूगोनिया, एग मदर सेल विल कन्वर्ट इनटू प्राइमोडियल फॉलिकल, और यू कैन से अबाउट अ प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है। प्राइमरी oocyte विल कन्वर्टेड प्राइमरी फॉलिकल विल कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, यानी प्राइमरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट होकर क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट होकर क्या बन गया, टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट होकर क्या बन गया, मेच्योर टर्शरी फॉलिकल। इसी को ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल एक और फेज आती है जो हमने आपको बताया था, जो आपको नहीं पढ़ाई जाती है, नहीं बताई जाती है, जो मेडिकल में जाके एम्ब्रियोलॉजी या मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज़ की स्टडी जब आप अच्छे से करेंगे, जब ये आपको तब वहाँ अच्छे से क्लियर होगी। तो हमने बताया था। अब मान लीजिए ये रैप्चर हो गया। अब रैप्चर होने के बाद में ये होता क्या है, देखिए तुरंत बहुत तेज़ी से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जो अंदर ये था जैसे रिलीज हुआ ना, तो एक इसके ऊपर सेल्स की लेयर यानी जोना पेल्यूसिडा, एक मोटी लेयर, एक परत इसके ऊपर आगे चढ़ जाती है। जोना पेल्यूसिडा एक मोटी परत आगे चढ़ गई और इसके ऊपर जो है ग्रैनुलोसा सेल्स की एक आके झुरमुट लग जाता है। अभी आप देख रहे हैं इमरती या जलेबी नुमा स्ट्रक्चर आपका बना लेता है ग्रैनुलोसा सेल्स। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल जो है सुकड़ जाएगा। सुकड़ने के बाद में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इस ही स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसके ऊपर सवाल नीट में या AIPMT में पहले इस तरह से आते थे कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किस तरह की बॉडी है, येलोइश बॉडी होती है। येलोइश बॉडी क्यों होती है, इसके ऊपर भी सवाल ये आया है कि येलोइश पिगमेंट की वजह से। और येलोइश पिगमेंट कौन सा होता है, इसमें कैरोटीन या फिर ल्यूटिन। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये देखिए ये सीक्रेट जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ, इसका जो सीक्रेशन होता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है भाई, कोई भी चीज़ होती है वो बिना वजह नहीं होती, लेकिन बायोलॉजी के अंदर कुछ एक दो चीज़ें हैं जो बिना वजह की बताई जाती है, जैसे अपेंडिक्स हो गई या फिर आपके नाखून वगैरह, अपेंडिक्स हो गए, या ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लेवल पर। सिर्फ ये है कि देखिए जो चीज़ें रिसर्च में यानी चल रही है, रिसर्च जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है या जिसके ऊपर रिसर्च हो के मतलब उसको मना कर दिया गया कि भाई इसका काम है नहीं, तो वही ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ही हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में काम है, बखूबी सारी चीज़ों का काम है, या फिर जो रिसर्च अभी चल रही है उसके ऊपर। अब ये जैसे ये देखिए इट्स सीक्रेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम जो है बहुत सारे अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है और थोड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन होना ज़रूरी है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब तक ये यानी कि ये देखिए ये कॉर्पस ल्यूटियम का काम कब तक रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आगे बताएंगे।
अब पहले ये पता चलेगा कॉर्पस ल्यूटियम में लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रहता है। देखिए हार्मोन सीक्रेट बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये तो इस पे तो सवाल आ गए, लेकिन इन पे भी सवाल आते हैं। इनिबिन और रिलैक्सिन, ये भी दो और एक एक्स्ट्रा ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सीक्रेशन होता है, जिनका सीक्रेशन होता है। ओवुलेशन अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलएच। ये एनसीईआरटी का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन जब होता है बेसिकली 14वें दिन पे अपने पीक पोजीशन पे होता है। एलएच का पीक पोजीशन पे होना इस बात का इंडिकेशन देता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज का 14वें दिन का यानी कि 14वें दिन का टाइम चल रहा है, यानी कि 13 या 14वें दिन। अब ये समझ लीजिए इसमें अब ये क्या हुआ कि इनके ऊपर सवाल अक्सर आ जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और एक इम्पॉर्टेंट सवाल और ये है कि इट इनहिबिट एलएच। ये प्रोजेस्टेरोन जो है एलएच को इनहिबिट क्यों कर रहा है? देखिए ये देखिए एलएच अगर ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा? एलएच ज़्यादा निकलते रहा तो वो ज़रूरी किसके लिए? देखिए एलएच की इम्पॉर्टेंसी कहाँ होती है? देखिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश ये करूँगा कि एलएच की इम्पॉर्टेंसी होती है ओवुलेशन में या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब अंदाज़ा ये लगाइए अगर किसी तरह स्पर्म वहाँ पे हिट कर गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ज़रूरत तो है नहीं ना, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोई तुक तो बनती नहीं, यानी कि एमसी तो बंद करानी है। तो ऊपर वाले ने जो निज़ाम बनाया वो इस तरह से बनाया कि इसको रोकने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम जब तक है ये तो प्रोजेस्टेरोन निकलता रहेगा और ये इनहिबिट करता रहेगा एलएच को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एलएच नहीं रुका तो प्रेगनेंसी के बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी तो इसका तो कोई बिल्कुल तो बनती नहीं ना, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक तरफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलती रहे और एक तरफ आपका बेबी भी तैयार होता रहे, ऐसा नहीं होता। यहाँ तक क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे ये इनहिबिट करता है एलएच को प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इम्पॉर्टेंट और क्या सवाल आते हैं जो इस पे सवाल बनते हैं, वो ये सवाल बन गया। और हाँ ये येलो बॉडी होती है। येलो बॉडी किसकी वजह से? कैरोटीन या फिर ल्यूटिन। अब ये देखिए स्पर्म ने हिट नहीं किया, तो स्पर्म ने हिट नहीं किया तो फिर ये कॉर्पस एल्वाई, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो था ये कॉर्पस एल्वाइकन्स में तब्दील हो जाता है, यानी और सिकुड़ जाता है। और कॉर्पस एल्वाइकन्स जब बन जाता है तो ये इस बात का इंडिकेशन है, कॉर्पस एल्वाइकन्स बनने का इस बात का इंडिकेशन है कि स्पर्म ने हिट नहीं किया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। कॉर्पस एल्वाइकन्स, अच्छा कॉर्पस एल्वाइकन्स के ऊपर सवाल क्या आता है? कॉर्पस एल्वाइकन्स के ऊपर सवाल आता है कि ये कैसी बॉडी होती है? ये होती है वाइट, सफ़ेद होती है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम कैसी होती है? ये होती है बेटा येलो। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि कॉर्पस एल्वाइकन्स इस बात का इंडिकेशन देता है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो गया इसमें, और दूसरा स्पर्म ने हिट नहीं किया है। स्पर्म ने हिट नहीं किया है तो फिर ये डिजेनरेट हो जाएगा। इसका काम ही क्या है? तो काम क्या है? डिजेनरेट। क्योंकि अब ये देखिए ये डिजेनरेट नहीं हुआ ना, यानी ये डिजेनरेट नहीं हुआ कॉर्पस ल्यूटियम। अगर ये कॉर्पस एल्वाइकन्स में कन्वर्ट होकर डिजेनरेट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कॉर्पस एल्वाइकन्स हमेशा क्या करता रहेगा? प्रोजेस्टेरोन निकलवाता रहेगा और ये इनहिबिट करता रहेगा एलएच को। एक फीमेल की बॉडी के अंदर ज़रूरी है हर महीने के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होना भी एक बड़ी बीमारी है इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर ये ज़रूरी है। अगर मान लीजिए ये भी ये रैप्चर होकर कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन में मिलेगा नहीं, एलएच पे एलएच निकलता रहेगा, तो वो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी आपकी प्रेगनेंसी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसकी बहुत ज़रूरी है। अब ये कब तक रहता है ये देखिए, अगर स्पर्म ने हिट नहीं किया तो ये डिजेनरेट हो जाएगा, हिट कर दिया स्पर्म ने तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा? जायगोट बन जाएगा।
अब जायगोट बन जाएगा। तो अब ये देखिए जायगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, बहुत सारी स्टेजेस होती है, मोरला वोरला, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, जब हिट करेगा ना, हिट कर दिया, और हिट करने के बाद में जब बेबी आपकी यहाँ पे आके चिपकेगी, तो यहाँ पे जो है ना ये प्लेसेंटा फॉर्म होती है बेटा, ये प्लेसेंटा, सर ये प्लेसेंटा फॉर्म होता है। प्लेसेंटा क्या है, ये एक कॉर्ड या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से बेबी खाना, पानी, ऑक्सीजन, हवा, दाना, जो भी है सब कुछ इसी की थ्रू जाएगा। वैसे मुंह के थ्रू या वो बच्चे का माउथ या एनस वाला पार्ट काम नहीं करता है माँ के पेट के अंदर, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा बनने में टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है ये हम आपको बता देंगे। लेकिन प्लेसेंटा बनने तक ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्लेसेंटा का जो काम होता है वो ये करता है। अब प्लेसेंटा जैसे ही डिजनरेट हुआ, इसका मतलब साफ सा इंडिकेशन ये होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेशन हुआ। एक तो वो कंडीशन होती है जब यहाँ पे जो है कोई आया ही नहीं, स्पर्म नहीं आया, तो हिट करके ख़त्म हो जाएगा। और मान लीजिए अगर स्पर्म आ गया तो क्या होगा, स्पर्म आ गया तो ये होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ा रुक जाता है, फॉरन डिजनरेट नहीं होता, कुछ दिनों बाद, कुछ दिन तक रुकता है। अब कुछ दिन तक जब तक रुकेगा जब तक कि प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होती। अब प्लेसेंटा काम क्या है, बेसिकली ये भी प्रोजेस्टेरोन निकालता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराता रहेगा प्लेसेंटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, देख लीजिए इस उदाहरण में।